Hello, here is Devanshu Misra and you're welcome in my YouTube channel बालाजी कोचिंग क्लासेस। आज के पिछले क्लास के वीडियो में मैंने श्यान बल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और श्यानता के बारे में देखा था। आज उसके आगे में एक पॉइंट होता है, एक टर्म है जिसका नाम है सीमांत वेग। सीमांत वेग है क्या, आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ठीक है, देखिए सीमांत का मतलब होता है किसी भी चीज की सीमा का अंत हो जाना। ठीक, किसका अंत हो रहा, तो यहाँ पर वेग का अंत हो रहा। तो यहाँ पे समझना क्या है कि जो सीमांत वेग है तो ये है क्या। पहली चीज, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, आपके पास कोई भी बाल्टी है या कोई भी चीज है, ठीक, और उसमें जो भरा गया द्रव, वो द्रव कैसा है, तो आपका वहां पर श्यान द्रव है। कैसा द्रव भरा गया है, श्यान द्रव। मैंने श्यानता और श्यान बल के बारे में अच्छे से समझाया। अगर आप लोगों ने वीडियो भी नहीं देखा है पुराना वाला, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु क्या हो, इसमें श्यान द्रव में गिरती है, तो पहले तो इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत तेज बढ़ती रहती है। लेकिन फिर एक समय के बाद, यानी कुछ निश्चित समय होता है, उस समय के बाद क्या हो जाता है कि उसका वेग क्या हो जाता है, नियत वेग हो जाता है। तो पहले तेज था, फिर किसी समय के बाद किसी बिंदु पर क्या हो जाता है कि उसका जो वेग होता है वो नियत हो जाता है। उसी वेग को हम क्या लोग बोलते हैं, सीमांत वेग। उसी वेग को क्या बोला जाता है, सीमांत वेग बोला जाता है। अब सीमांत वेग जो होता है वो वस्तु की जो त्रिज्या होती है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी जो सीमांत वेग होता है वो वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये अनुक्रमानुपाती होने के साथ में हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या निकलेगा। अनुक्रमानुपाती तो हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या है, तो मतलब सिर्फ इतना है कि यदि वस्तु की त्रिज्या जितनी बड़ी होगी, सीमांत वेग का मान उतना ही ज्यादा होगा। यानी अगर मान लीजिए त्रिज्या का मान हम बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर सीमांत वेग का भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी अगर किसी भी वस्तु की त्रिज्या का मान कम होगा तो सीमांत वेग का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो समझना सिर्फ इतना होता है कि अगर कोई भी चीज उसके अनुक्रमानुपाती दी होती है एक दूसरे के, तो उस तरफ का मान बढ़ाने पर LHS का मान अगर आप बढ़ाएंगे तो RHS का मान भी साथ में बढ़ेगा, और अगर LHS का मान आप कम करेंगे तो RHS का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, प्रपोर्शनल। मतलब एक बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटाएंगे तो दूसरा भी घटेगा। यानी वस्तु की त्रिज्या अगर बड़ी हो जाएगी तो सीमांत वेग का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा, यानी वस्तु उसमें तेजी से जाएगी। और अगर वस्तु की त्रिज्या का मान क्या होगा, कम होगा, तो उसमें सीमांत वेग से जो सीमांत वेग है उसका मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी उसमें वस्तु क्या होगी, धीमे धीमे आएगी। ठीक है, आगे समझिएगा ध्यान से कि इसके अंदर जो वस्तु का भार होता है, अब सीमांत वेग तो आप समझ गए, लेकिन इसके अंदर जो वस्तु का भार होता है वो श्यान बल और उत्प्लावन बल के बराबर होता है। श्यान बल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, लेकिन उत्प्लावन बल क्या है। अब उत्प्लावन बल के बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। उत्प्लावन बल, या फिर आप पहले इसको समझिए उत्प्लावक बल। ठीक है, उत्प्लावन बल भी बोलते हैं, उत्क्षेप बल भी बोलते हैं, और उत्प्लावक बल भी बोलते हैं। तो ये एक ऐसा द्रव का गुण होता है जो कि किसी भी वस्तु पर नीचे से बल लगाता रहता है। ठीक है, यानी उत्प्लावक बल भी एक ऐसा गुण है द्रव का जो कि किसी भी वस्तु पर नीचे से क्या करता है, बल लगाता रहता है। उससे ही क्या बोलते हैं, उत्प्लावक बल भी बोलते हैं, या उसे हम उत्क्षेप बल भी बोलते हैं। ठीक, और इसमें जो होता है ये गुरुत्व केंद्र पर काम करता है, जिसे हम उत्प्लावन केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, एक केंद्र पर कार्य करता है जिसे क्या बोलते हैं, उत्प्लावन केंद्र बोलते हैं। ठीक है, और सबसे पहले इसका जो अध्ययन किया था वो किसने किया था, तो आर्किमिडीज ने किया था। किसने किया था, आर्किमिडीज का। इनका एक अगला प्लवन का नियम है, अगले वीडियो में आर्किमिडीज का सिद्धांत भी समझा दूंगा। ठीक है, अगला देखिएगा कि अब जब वस्तु की बात मैंने कह दिया कि वस्तु की भार की बात की थी, अब वस्तु पर जो कार्य करने वाला सभी बल होते हैं, यानी वस्तु अगर अंदर जा रही तो उस पर सारे बल काम करने लगते हैं, तो उन सभी बलों का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये आपको इसमें कंडीशन ध्यान रखनी है सीमांत वेग के अंदर, कि यदि वस्तु पर कार्य करने वाले बल की बात करेंगे तो सारे बल क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, अब अगला एक टर्म है आपका धारा रेखीय प्रवाह। नाम से आप थोड़ा समझ सकते हैं कि धारा मतलब कोई चीज बह रही होगी किसी भी धारा में, रेखीय का मतलब होता है एक दिशा में, प्रवाह का मतलब बहना होता है। ठीक, यानी वहां पर किसी भी एक सीधी दिशा में क्या हो रहा, कोई चीज बह रही हो। अब इसको समझने के लिए आप ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे पॉइंट बना दे रहे हैं कुछ, ये पॉइंट है। अब इसमें मान लीजिए आपका जल है या कोई भी चीज है, जल मान देते हैं। जल का एक कण अगर मान लीजिए यहाँ से गुजरा, फिर यहाँ से गया, फिर इस तरीके से चला गया, तो जो दूसरा अणु आएगा वो भी इधर से ही गुजरेगा, तीसरा आएगा वो भी यहीं से गुजरेगा। यानी आप कह सकते हैं कि माध्यम के सभी कण एक ही मार्ग से होकर गुजरे। ठीक है, यानी माध्यम के जितने भी कण हैं वो सभी एक ही माध्यम या एक ही स्थान से होकर ही गुजरे, तो उस प्रवाह को क्या बोलते हैं, हम धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। यानी एक सीधी रेखा में ही जाए। अगर ये इधर से बजाय ऐसे ऐसे गया होता तो ये भी सेम ऐसे ऐसे जाता, यानी जिस जगह से पहला अणु निकला था, कण निकला था, उसी जगह से दूसरा भी कण निकलेगा। ठीक, इस प्रवाह को क्या बोलते हैं, धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं।
अब देखिए, धारा रेखीय प्रवाह की एक कंडीशन होती है कि किसी भी नियत बिंदु पर अगर कोई भी चीज़ नियत मान ले, या मान लीजिए यहाँ पर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्रवाह की चाल और दिशा दोनों क्या रहेंगे, नियत रहेंगे। यानी अगर यहाँ से निकल रहा तो एक जो कण निकला होगा, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकला है, तो दूसरा भी 10 मीटर पर सेकंड से, तीसरा भी 10 मीटर पर सेकंड से। इस प्रकार से चाल यहाँ पर क्या रहती है, नियत रहती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर दिशा भी नियत रहती है। ऐसा नहीं है कि ये कण इधर जा रहा था तो अगला कण इधर चला जाए, ऐसे नहीं हो सकता। यानी कण की जो दिशा होगी और प्रवाह की चाल होगी वो हर एक नियत बिंदु पर क्या रहेगी, समान रहेगी। ये भी चीज़ आपको इसमें कंडीशन में ध्यान रखनी है कि धारा रेखीय प्रवाह के बारे में। अब एक चीज समझिएगा, उसके बाद में हम क्रांतिक वेग को देखते हैं। क्रांतिक वेग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रांतिक वेग को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, अब क्रांतिक वेग को समझिएगा। क्रांतिक वेग क्या है, अभी धारा रेखीय प्रवाह जो मैंने बताया, अब धारा रेखीय प्रवाह का जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, यानी अगर धारा रेखीय प्रवाह का जो अधिकतम मान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक वेग बोलते हैं। ठीक है, यानी धारा प्रवाह, जो धारा रेखीय प्रवाह है, इसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसी को क्या बोलते हैं, क्रांतिक वेग। अब क्रांतिक वेग को थोड़ा सा और समझ लीजिएगा कि अगर धारा रेखीय प्रवाह का उच्च मान हो, ठीक है, धारा रेखीय प्रवाह का क्या हो, उच्च मान हो, और वहां पर वो धारा रेखीय प्रवाह हो, लेकिन उस कंडीशन के बाद कि जहां से वो धारा रेखीय प्रवाह ना होकर किस में बदल जाएगा, विक्षुब्ध प्रवाह में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, विक्षुब्ध प्रवाह। अभी ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि धारा रेखीय प्रवाह क्या है। अब उसके बाद एक टर्म आ गया कि विक्षुब्ध प्रवाह, यानी अगर धारा रेखीय प्रवाह के बाद जो कंडीशन बढ़ती चली जाए तो वो किस में बदल जाता है, विक्षुब्ध प्रवाह, यानी वो धारा रेखीय ना होकर विक्षुब्ध में हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि माध्यम के कण उस स्थान के बजाय इधर उधर भी गति करने लगते हैं। इस प्रवाह को ही क्या बोलते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह बोलते हैं। मतलब एक दिशा में ना जाकर कई सारी दिशाओं में बहने लगते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह बोलते हैं। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा एक और चीज, द्रवों का जो प्रवाह का वेग होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी, सीवी क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी है, या इसको हम क्रांतिक वेग बोलेंगे। ऐसे यहाँ भी सीवी क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी या फिर क्रांतिक वेग की बात कर रहा है। अब द्रव प्रवाह का जो वेग होता है, अगर उसकी क्रांतिक वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसका जो प्रवाह होगा वो श्यानता पर निर्भर करेगा। समझना सिर्फ इतना, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि जो द्रव प्रवाह का वेग है, अगर उसमें क्रांतिक वेग का मान कम हो जाएगा तो वह निर्भर किस पर करता है, तो किस पर निर्भर करेगा, श्यानता पर निर्भर करेगा। और अगर वहीं पर सीवी यानी आपका अगर क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रांतिक वेग का मान अगर ज्यादा हो जाएगा तो जो प्रवाह होगा वो किस पे निर्भर करेगा, घनत्व पे निर्भर करेगा। तो आप एक पॉइंट में ऐसा समझ लीजिएगा कि अगर क्रांतिक वेग का मान कम हो जाएगा तो प्रवाह श्यानता पर निर्भर करेगा, और अगर क्रांतिक वेग का मान अधिक हो जाएगा तो प्रवाह किस पर निर्भर करेगा, घनत्व पर निर्भर करेगा। अब इसका एक एग्जाम्पल भी होता है कि जैसे ज्वालामुखी की बात करते हैं, तो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, तो ज्वालामुखी से लावा निकलते समय गाढ़ा तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत तेजी से बहता है। तो तेजी से बहने का कारण भी यहाँ पर है कि जो उसका जो क्रांतिक वेग है या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी है वो किस पर निर्भर करने लगती है, जब ज्यादा हो जाता है तो घनत्व पर, यानी यहाँ पर वो किस पर निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करने लगता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो इस वीडियो को कृपया करके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।